हेलो दोस्तों। मैं आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके वैकेंसी से रिलेटेड। जो हमारी अभी नई वैकेंसी आ रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब आरआरबी जो वैकेंसी लेके आ रही है, जिसका वैकेंसी नंबर ये है सेंट्रल नंबर 52025। तो इसमें से वैकेंसी आ रही है, हम लोग सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है तो हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है 31st से शुरू होने वाला है, यानी कि 3 दिनों बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो नवंबर तक, यानी कि 30 ऑफ नवंबर, यानी कि आपको एक महीने का समय दिया जाता है। एक महीने में आप फॉर्म फिल कर लीजिए। और यहाँ पे पेमेंट का लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर तक रहेगा। और उसके बाद ये बाकी के भी डेट्स हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि कहाँ-कहाँ वैकेंसी आई है। तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, डिपोट मटेरियल एंड सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी आई है। यानी कि टोटल 3 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर, डीएम डीएमएस, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, और सीएमए। तीनों पोस्ट में लेवल 6 की पेमेंट देगी आपको। लेवल 6 का जो बेसिक पे होता है वो 35,400 होता है। आप लोगों को अगर एचआरए डीए टीए सब मिला दिया जाए तो ये भी 50,000 से ऊपर चली जाएगी। आपकी ग्रॉस सैलरी तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और एज लिमिट जो है वो 18 से 33 साल है। 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आप 33 साल, अगर इसके बीच में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन है क्या, वो भी मैं आगे बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। टोटल वैकेंसी देख लीजिए, 2,569 वैकेंसी है। 2,569, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों। आप लोग प्रिपरेशन में जुट जाइए एकदम। चलिए आगे की चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक दिया गया शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन। यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी में 2 एग्जाम होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। निगेटिव मार्किंग देख लीजिए, आपके एग्जाम में जो है 1/3 मार्क रहेगा, तो इस बात को गौर करना है। और यहाँ पे देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट है इसको देख लीजिए। जो भी कैंडिडेट, ये पॉइंट बोल रहा है कि जो भी कैंडिडेट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी पीएसयू से डिसमिस किया गया है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को एलिजिबल नहीं किया जाता है। डिसमिस उसी को किया जाता है जिसके वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आई हुई रहती है, तो वैसे लोग एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी के लिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी है, यानी कि CBT 1, CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन में सिर्फ SC ST कैंडिडेट को जो है वो सिर्फ ट्रेन ट्रैवल का पैसा दिया जाएगा। ट्रेन ट्रैवल में जो भी उनका पैसा खर्च होगा वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा। सिर्फ SC ST कैंडिडेट को मिलेगा। बाकी जनरल वाले को क्या मिलेगा? ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, नेपाल के भी सिटीजन है, वो भी कर सकते हैं। और जो भूटान के जो है वो भी, और कुछ कुछ है जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहती है ये लोग मैक्सिमम एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एज लिमिट का मैंने बता ही दिया है कि 18 से 33 साल रहेगा। अब वो जो कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/2026 से, यानी कि इस डेट से आपको मैक्सिमम और मिनिमम डेट कैलकुलेट करना है, वो लोग आप कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है। तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और ओबीसी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो कि स्टैंडर्ड है हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी में, इतना तो रहता ही है।
देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एनेक्सर ए में है, तो वो भी हम लोग बाद में देखेंगे एनेक्सर ए में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी की। तो देखिए यहाँ पर जो है SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर और ये ABC कैटेगरी और OBC और EBC कैटेगरी, इतने सारे जो हैं वो CBT 1 में अप्लाई करने, जो एग्जाम में अप्लाई करने के लिए 250 रुपये उनको देना पड़ेगा। 250 रुपये एप्लीकेशन फी है, जो कि रिफंडेबल है, वो आपका रिफंड हो जाएगा जब भी आप लोग एग्जाम में अपियर होंगे तो। और इन सभी को छोड़ के जो भी जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपया देना पड़ेगा, वो 500 रुपया भी रिइम्बर्स हो जाए, और 500 में से आपको 400 रुपया जो है रिइम्बर्स हो जाएगा आप जब अपियर होंगे CBT 1 के एग्जाम में उसके बाद। और इन लोगों का 250 का रुपया लगेगा, 250 का सारा रुपया रिइम्बर्स हो जाएगा जब वो CBT एग्जाम में अपियर होंगे। तो याद रखिएगा, CBT एग्जाम में आप अपियर नहीं होते हैं तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। देखिए हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आ गए। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है आपका, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। CBT 1 में क्या है, CBT 2 में क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। CBT 1 जो है वो सभी के लिए सेम होगा, यानी कि इसमें जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी है, CMS की भी वैकेंसी है, और भी एक पोस्ट थी उसके लिए भी वैकेंसी है। तो सभी के लिए एग्जाम अलग अलग होगा, लेकिन स्टेज 1 जो है CBT 1 वो सभी के लिए सेम रहने वाला है। तो देखिए स्टेज 1 में आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब वहाँ पे 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इसका सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स, आप लोग इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस, जनरल रीजनिंग का सिलेबस, और जनरल अवेयरनेस जिसको जीके बोलते हैं उसका, जनरल साइंस का, ये सभी पोस्ट के लिए, तीनों पोस्ट के लिए सेम ही वैकेंसी रहेगी। देखिए इसमें कितने कितने मार्क्स है। मैथमेटिक्स से 10 नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 25 नंबर का, जीके से 15 नंबर का, जनरल साइंस से 30 नंबर का, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन ये CBT 1 वाले का रहेगा, जो कि सभी ब्रांचेज के लिए सेम है, सभी पोस्ट के लिए। स्टेज 2 में देखिए, स्टेज 2 में है आपका कि इसमें भी 120 मिनट का एग्जाम होगा। 120 मिनट का एग्जाम होगा, आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, ये फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 10th स्टैंडर्ड तक का ही रहेगा। और बेसिक कंप्यूटर का भी क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन, और बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल का 10 क्वेश्चन रहेगा। और टेक्निकल एबिलिटी मतलब आप जिस भी स्ट्रीम से डिप्लोमा किए हुए हैं, आगे हम लोग एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, तो जिससे भी डिप्लोमा किए हैं आपको उससे, जिस स्ट्रीम से, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल से 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके कंसर्न ब्रांच से। तो देख लीजिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि अगर इसकी एलिजिबिलिटी में बात करता है मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के, तो इतने सारे ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। अगर ये बात करता है इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का, तो इतने सारे ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड की बात करता है तो इतने सारे ब्रांच एलिजिबल होते हैं। ये उन्होंने मेंशन कर दिया है, बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी दोस्तों, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, वो मैंने पढ़ा था लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, मिल गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका स्टेज 2 में जो टेक्निकल पेपर्स आएंगे उसके लिए आपको वर्चुअल कैलकुलेटर जो रहेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा मॉनिटर पे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं। CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, और आप लोगों को तो पता ही है CBT 1 CBT 2, और उसके बाद मैंने बताया कि इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे।
हम लोगों ने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस ब्रांच के लिए कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं किस पोस्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिन लोगों ने भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इन और इसके जो कॉम्बिनेशन जो भी एलाइड ब्रांचेज हैं इनमें अगर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ईएमयू टीआरएस, इलेक्ट्रिकल टीआरडी, जनरल सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप और सिविल वे ब्रिज और डिजाइन ड्राइंग। नहीं दोस्तों, यहाँ तक जो भी इलेक्ट्रिकल है इतने तक, यानी कि सीरियल नंबर 5 तक ये सारे ब्रांचेज एलिजिबल, ये सारे ब्रांचेज जो भी हैं वो इस इतने पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे इतनी वैकेंसी है। और यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है वो जो सिविल वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बात कर ही दिया है मैंने। जो सिविल वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। जिन लोगों ने वो जो प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इन सभी कंट्रोल इंजीनियरिंग इन सभी से डिप्लोमा किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। उसके बाद ये देख लीजिए मैकेनिकल की इतनी भी अलग ब्रांच है, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल टूल जितने भी सारे हैं आप लोग देख लीजिए, ये सारे भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। तो इसके लिए जो है वो बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम ऑफ 45%। आपको बीएससी होना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तभी आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये केमिकल एंड मेटलर्जिकल जो वैकेंसी है ये नॉन टेक वालों के लिए वैकेंसी है, टेक्निकल फील्ड वालों के लिए नहीं है। और देखिए तीसरी जो पोस्ट थी, 3 पोस्ट थी। एक था मेटलर्जिकल जो भी अभी मैंने डिस्कस किया था क्या, जूनियर इंजीनियर का था जिसमें सारे डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे। एक है डिपोट मटेरियल एंड सुपरिटेंडेंट डीएमएस की पोस्ट, उस पे भी जो किसी भी ब्रांच से अगर डिप्लोमा किया है उन्होंने तो वो लोग एलिजिबल हैं, तो वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये आरआरबी की जोन वाइज वैकेंसी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, देन थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्लाइड शो कर देता हूँ ताकि जिसको अगर लेना होगा स्क्रीनशॉट वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही लंबी पीडीएफ है दोस्तों।